जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विसर्ग संधि के दूसरे भाग के बारे में, यानी कि जो आगे जो नियम थे उस नियम को आज हम पढ़ेंगे और उसकी संधि करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था 4 नियम के बारे में। 4 नियम के अनुसार हमने संधियाँ की थी। तो आज हम 5वें नियम से लागू करते हैं। 5वें नियम से यहाँ पर शुरू कर रहे हैं और उसको उदाहरण सहित हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो 5वां नियम है, 5वां नियम है यदि धन के पहले विसर्ग आए और विसर्ग के पहले इकारांत वर्ण आए। ध्यान देना, अच्छे से सुनना। धन के पहले विसर्ग आया और विसर्ग के पहले इकारांत वर्ण आए और धन के बाद रा आए, तो धन के बाद जो रा आना चाहिए। संधि करते समय धन के पहले वाले इकारांत का ईकारांत हो जाता है और विसर्ग हट जाता है। यहाँ पर जो देख रहे हो आप कि विसर्ग के पहले जो इकारांत वर्ण आता है, जब हम संधि करते हैं तो संधि करते समय इकारांत जो वर्ण होता है, इकारांत का मतलब हमने बता दिया था कि जिस वर्ण में छोटी ई लगी हो अंतिम वर्ण में पहले पद के, उसको इकारांत वर्ण बोलते हैं, और जिसमें बड़ी ई हो उसको ईकारांत वर्ण बोलते हैं। तो छोटी ई वाला इकारांत वर्ण और बड़े ई वाला ईकारांत वर्ण होता है। तो संधि जब होती है तो इकारांत का ईकारांत हो जाता है, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाता है, और जो विसर्ग होता है वो संधि करते समय हट जाता है। तो हम इस नियम को पढ़ें। इस नियम के अनुसार जो संधियाँ दी गई है, इस संधि को हम करेंगे। देखो, यहाँ पर जो पहली संधि है नीरज अर्थात कमल, कमल की पर्यायवाची है नीरज। तो हम नीरज की संधि विच्छेद कर रहे हैं, उसके बाद संधि करेंगे। तो यहाँ पर होगा निह निधन रज। ये क्या है? ये नीरज का संधि विच्छेद है। तो जो नियम है वो नियम क्या कहता है कि धन के पहले विसर्ग आए और विसर्ग के पहले इकारांत वर्ण है, यानी कि छोटी ई वाला वर्ण। तो ना है, ना में छोटी ई लगा है। जब ना में छोटी ई लगा है और जो धन होता है यानी कि प्लस, इसके बाद क्या आना चाहिए? सिर्फ रा वर्ण आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? रा वर्ण आना चाहिए। तो रा वर्ण आ भी गया है, सिर्फ एक ही वर्ण आना चाहिए। हाँ, और संधि करते समय क्या होना चाहिए? जो विसर्ग के पहले इकारांत वर्ण होता है यानी कि इकारांत लगा होता है, वो संधि करते समय क्या हो जाएगा? ईकारांत में परिवर्तित हो जाएगा। छोटी ई लगा है यानी कि जब हम संधि करेंगे इसको तो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम संधि करते हैं तो देखो, इसको संधि करते समय छोटी ई का बड़ी ई हो जाता है यानी कि ईकारांत, और विसर्ग हट जाता है। तो हम विसर्गों को हटा रहे हैं, तो क्या होगा? ये रज लग जाएगा यहाँ पर। तो हो गई यही संधि नीरज, यानी कि जो विसर्ग संधि है उसका 5वां नियम, और ये पहली संधि है। ठीक है ना? अब जो है दूसरा उदाहरण नीरव है। नीरव मोदी जो लुटेरे हैं, समझ रहे हो ना आप? कहने की आवश्यकता नहीं है। ये नीरव है। नीरव का होगा संधि विच्छेद क्या? जैसे यहाँ पर हुआ है, छोटी नी लग जाएगा, छोटी ई लग जाएगा, इकारांत वर्ण। यहाँ पर होगा निह धन रव, नीरव। ये क्या है? ये संधि विच्छेद है नीरव का, निधन रव। और जो संधि करते समय क्या होना चाहिए? धन के पहले विसर्ग होता है, विसर्ग के पहले क्या होता है? इकारांत वर्ण। संधि करते समय इकारांत का ईकारांत हो जाता है, यानी कि छोटे ई के स्थान पर बड़ी ई लग जाती है। ठीक है? और क्या होता है? विसर्ग हट जाता है। तो और धन के पहले रा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ नियम के अनुसार रा है। ठीक है ना? और संधि करते समय इसको परिवर्तित कर रहे हैं। देखो, छोटी नी के स्थान पर बड़ी नी हो जाएगा और विसर्ग हट जाएगा। विसर्ग हटने के बाद ये रब जो नी के बाद है वो उतर आएगा यहाँ पर। ये हो गई संधि नीरव, विसर्ग संधि का 5वें नियम का दूसरा उदाहरण। और इसमें का एक है निरोग, इसको आप लोग कीजिएगा। ठीक है ना? ऐसे ही होगा, ये आप लोग करेंगे तुरंत। और जो है यहाँ पर दूसरा जो है नियम, यानी कि 6वां नियम है, 6वें नियम का उदाहरण है। अब हम 6वां नियम पढ़ते हैं तब इसको करेंगे।
यहाँ पर जो छठवां नियम है वो क्या है, यदि धन के पहले विसर्ग आए, धन के पहले विसर्ग आए और विसर्ग के पहले इकारांत या उकारांत वर्ण आए, ध्यान देना, इकारांत और उकारांत वर्ण की बात कर रहा है, आए और धन के बाद पा या फा वर्ण आना चाहिए, पा या फा वर्ण आए तो संधि करते समय जो विसर्ग होता है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धा सा, वो भी आधा, यहाँ पर मूर्धा सा होगा। तो अब हम इस नियम को पढ़े, नियम के अनुसार ये संधियाँ दी गई है, इस संधि को करेंगे। तो इस नियम के अनुसार पहली संधि क्या है, पुष्पा, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर देखो पुष्पा जो संधि है इसको हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, ये क्या है, पुह धन पा, पुह धन पा, ये पुष्पा का संधि विच्छेद है। तो नियम के अनुसार क्या कह रहा है, धन के पहले विसर्ग है, विसर्ग के पहले इकारांत या उकारांत वर्ण आए, तो यहाँ इकारांत के स्थान पर क्या है, उकारांत वर्ण, यानी कि छोटा उ लगा है पा में, और धन के बाद पा या फा वर्ण आना चाहिए, जो कि पा है, यहाँ पर फा नहीं है, फा भी हो सकता है। तो यहाँ पर पा लगा है, संधि करते समय क्या होगा, ये जो विसर्ग लगा है विसर्ग के स्थान पर मूर्धा सा हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको पू को ऐसे ही लिखेंगे, ये हो गया पू। अब हम संधि कर रहे हैं तो जो विसर्ग है विसर्ग हट जाएगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धा सा में, वो भी आधा, तो यहाँ पर हो जाएगा मूर्धा सा पुष। और ये क्या है, पा, यहाँ भी पा है तो सा के बाद लग जाएगा पा और ये हो जाएगा पुष्पा, पुष्पा। आप लोग देखे होंगे इस फिल्म को, पुष्पा द राइज, यही है, हम उसको भी संधि में कर डाले, पुष्पराज को। देखो अब हम दूसरे उदाहरण को करते हैं। यहाँ पर दूसरा उदाहरण क्या है, निष्फल, निष्फल है, यानी कि हम जो ये निष्फल है इस नियम को पढ़े हैं तो नियम के अनुसार इसको भी करेंगे। जैसे ये पुष्पा हुआ है वैसे निष्फल भी होगा। यहाँ पर होगा निह धन फल, निह धन फल। तो नियम के अनुसार क्या है, धन के पहले विसर्ग है, विसर्ग के पहले इकारांत या उकारांत वर्ण है, यहाँ पर उकारांत वर्ण आया था, यहाँ पर इकारांत वर्ण है। उसके बाद धन के बाद क्या होना चाहिए, पा या फा वर्ण, यहाँ पर पा आया था, यहाँ पर फा मिल गया है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और संधि करते समय जो विसर्ग है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये मूर्धा सा हो जाएगा, आधा। तो संधि कर रहे हैं, यहाँ पर नी को वैसे लिखेंगे, विसर्ग हट जाएगा संधि करते समय, परिवर्तित किसमें होगा, आधा सा में, और ये फल वैसे ही उतर आएगा। ये है संधि निष्फल विसर्ग संधि का जो छठवां नियम है, छठवें नियम का दूसरा उदाहरण। और यहाँ पर जो तीसरा उदाहरण है इसका, ये भी आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना, जैसे इसको किए वैसे इसको भी कीजिए, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा, सेम वैसे है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं तीसरे उदाहरण को, यानी कि जो ये उदाहरण है इसके नियम को पढ़ते हैं। इस नियम को पढ़ेंगे यानी कि जो नियम नंबर 7 है, इस 7 को पढ़ेंगे और इसका उदाहरण करेंगे। तो यहाँ पर देखो लिखा क्या गया है, यदि धन के पहले विसर्ग आए और विसर्ग के पहले इकारांत या उकारांत वर्ण आए और धन के बाद कोई स्वर या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आना चाहिए। और क्या है, जो अंतःस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा आए तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, वो भी आधा रा। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, जो इकारांत या उकारांत वर्ण है ये कहाँ आना चाहिए, विसर्ग के पहले, धन के पहले विसर्ग और विसर्ग के पहले इकारांत या उकारांत वर्ण। और धन के बाद क्या आना चाहिए, कोई भी स्वर आना चाहिए, जो 11 स्वर है, 11 स्वर में से कोई भी आ सकता है। और क्या है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग यानी कि जो कचट तप हमने बताया था, का, चा, टा, ता, पा, ये वर्ग है। इस वर्ग का कौन कौन सा वर्ण आना चाहिए, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। गा, घा, अंगा, यानी कि जो 3 वर्ण है लास्ट से
वही वर्ण आने चाहिए। और क्या आना चाहिए, जो अंतःस्थ व्यंजन है, या रा ला वा, तो या रा ला वा है, जब ये आ जाए नियम के अनुसार, उसके बाद क्या आना चाहिए, संधि करते समय, संधि करते समय जो विसर्ग होता है, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। ये देखो रा है ना, यही रा परिवर्तित इसमें हो जाएगा। और यहाँ पर उदाहरण है, इस उदाहरण को हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, निर्भय, पहला उदाहरण। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, निह धन भय। देखो नियम क्या कहता है, धन के पहले क्या आना चाहिए, विसर्ग, विसर्ग के पहले इकारांत या उकारांत वर्ण। यहाँ पर छोटे ए के स्थान पर बड़े ए, छोटे ए के स्थान पर क्या होना चाहिए था, छोटा ओ, तो वो नहीं है, छोटे ए है यानी इकारांत है, उकारांत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उकारांत भी हो सकता था। और क्या है, धन के बाद क्या आना चाहिए, कोई स्वर या प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तो क्या है, ये भा है ना, भा किस वर्ग का है, पा वर्ग का। पा वर्ग का कौन सा वर्ण है, पा फा छोड़ दो, बा भा चौथा वर्ण है, यानी कि तीसरा चौथा वर्ण पांचवा वर्ण, तो ये चौथा वर्ण है भा। तो क्या होगा, संधि करते समय जो विसर्ग होगा, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, तो आधा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, नि, और जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर आधा रा हो जाएगा। ये आधा रा किस वर्ण में लगता है, जो इसके बाद वाला वर्ण होता है उस वर्ण में ये ऊपर लग जाता है, ये ऊपर विराजमान हो जाता है, किसी के सिर पर बैठ जाता है जाके। देखो अभी बैठाते हैं इसको, यहाँ पर नि हो गया, और ये क्या है, भय है ना, यहाँ पर भय लिखो। और ये जो विसर्ग था, इस विसर्ग को नी के बाद लगा देंगे, यानी कि विसर्ग जो है नी के बाद लगा है तो परिवर्तित रा में हो जाएगा। तो रा किस में होगा, अगले वर्ण में, ऊपर जाके सिर पर बैठ जाएगा। ये बैठ गया, हो गया क्या, निर्भय संधि, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब बचा है ये निर्यात। निर्यात का संधि विच्छेद हम कर रहे हैं, और संधि विच्छेद के बाद आप लोग भी ध्यान से देखिएगा संधि कैसे करते हैं। यहाँ पर होगा निह धन यात, निधन यात, ये संधि विच्छेद है। जो नियम है, धन के पहले विसर्ग, विसर्ग के पहले इकारांत या उकारांत वर्ण, यहाँ भाई इकारांत वर्ण है। और धन के बाद क्या होना चाहिए, कोई स्वर होना चाहिए, चाहे कोई भी स्वर हो, या फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए। तो ये कौन सा वर्ण है, या है, या आ गया है ना। तो या कहाँ आ रहा है, या रा ला वा, तो ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है, जो कि यहाँ पर है, ध्यान देना, ये किसी वर्ग का नहीं है, ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है। तो अंतःस्थ व्यंजन का एक वर्ण है या। तो या लगा है, संधि करते समय किस में परिवर्तित हो जाएगा, जो विसर्ग लगा है वो रा में परिवर्तित हो जाएगा। और जो रा है वो कहाँ लगेगा, दूसरे वर्ण यानी कि अपने अगले वाले वर्ण के ऊपर। तो इस नी को वैसे ही लिख रहे हैं, नी वैसे ही उतर आया, क्यों, क्योंकि इसको हम नहीं उतार रहे हैं, यहाँ इसके स्थान पर रा होगा। तो ये क्या है, यात। अब जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, रा, और वो भी ऊपर लगेगा दूसरे वर्ण में, ये हो गया निर्यात, हमारी संधि। इतना क्लियर हो गया ना। अब हम आते हैं अगले नियम पर। अगला नियम क्या है, अगला 8वां नियम है, 8वें नियम को हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। ये 8वां नियम है, देखो 8वें नियम को हम पढ़ते हैं। 8वां नियम क्या है, यदि धन के पहले विसर्ग हो और विसर्ग के पहले आकारांत वर्ण हो और धन के बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर अंतःस्थ व्यंजन वर्ण या रा ला वा, या फिर क्या होना चाहिए, हाँ ऊष्म व्यंजन है, आए तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर इकारांत उकारांत वर्ण नहीं है, यहाँ पर अकारांत वर्ण है, यानी कि जिसमें छोटा आ लगा होता है। जब ये होता है किसमें, विसर्ग के पहले अकारांत वर्ण, और धन के बाद क्या होना चाहिए,
प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर अंतःस्थ व्यंजन या अलावा और क्या होना चाहिए, हा होना चाहिए, ये उसमें व्यंजन है। तो जब संधि करते हैं तो जो विसर्ग होता है विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, यानी कि विसर्ग हट के ओ लग जाता है। तो हम आते हैं उदाहरण को करते हैं। देखो ये यशोदा है ना, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा, यशः धन दा, यहाँ पर होगा यशः धन दा, ये यशोदा का संधि विच्छेद है, ठीक है ना। अब देखो ये जो यशः धन दा है, संधि कहाँ हुई थी, ओ पर, यानी कि सा के बगल में ओ लगा है, सा में ओ पर संधि हुई थी और यहीं से टूटा भी है, तो हुआ क्या है, यशः धन दा। अब जो नियम है, नियम के अनुसार देखेंगे, यहाँ पर धन के पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए, और विसर्ग के पहले अकारांत वर्ण होना चाहिए। अकारांत वर्ण यहाँ पर लगा है कि नहीं, लगा है, आ है ना, सा है, सा का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये होगा सा धन आ, यहाँ पर ध्वनि निकलेगी यानी कि स्वर, तो ये अकारांत वर्ण है, आ लगा है यहाँ पर सा में, ठीक है ना। तो ये आ निकल गया, और धन के बाद क्या होना चाहिए, धन के बाद होना चाहिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर अंतःस्थ व्यंजन या राला व, और क्या होना चाहिए, हा होना चाहिए, ये उसमें व्यंजन। तो जब संधि करेंगे जो विसर्ग लगा है विसर्ग के स्थान पर ओ लग जाएगा, बस इतना ही परिवर्तन करना है। तो दा भी है और हम यहाँ पर संधि करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर यस, और जब हम संधि कर रहे हैं तो विसर्ग हटेगा, विसर्ग के स्थान पर ओ लगेगा, तो विसर्ग हट गया यहाँ से यशः से, तो यहाँ पर ओ लग गया, यशो हो गया, और ये दा वैसे ही लग गया, ये क्या हो गई, संधि हो गई यशोदा विसर्ग संधि की। और जो इसका दूसरा उदाहरण है वो है मनोहर। मनोहर यानी कि सुहावना, हम इस मनोहर का संधि विच्छेद करेंगे और संधि करेंगे, इसका होगा मनः धन हर, मना धन हर, ये इसका संधि विच्छेद है। हमने क्यों किया, मना, ओ हटेगा विसर्ग लगेगा, विसर्ग हटेगा तो ओ लगेगा। यही जब हम पहचानेंगे इसको, जैसे हम पहचानते थे गुण संधि को, गुण संधि का जो नियम था पहचानने की एक ट्रिक थी, ए ओ अर लगा होना चाहिए, तो यहाँ भी तो ओ लगा है, कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना, यहाँ इसका दूसरा नियम है, ठीक है ना। अब देखो मना धन हर है, इसका संधि होगा मन, विसर्ग हटेगा ओ लगेगा, हो जाएगा मनो, और ये हर वैसे ही उतर आएगा, ये होगा इस संधि मनोहर, विसर्ग संधि का जो 8वां नियम है, 8वें नियम का दूसरा उदाहरण। तो ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब हम आप लोगों को ये 2 होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप लोग इसको कीजिएगा। अब हम आते हैं 9वें उदाहरण पर, यानी कि आखिरी जो उदाहरण है, यानी कि आखिरी नियम को पढ़ते हैं और इसका उदाहरण करते हैं। आखिरी नियम को अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा कठिन लग रहा है, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है यदि धन के पहले विसर्ग हो, हर बार यही पढ़ते हैं, धन के पहले विसर्ग हो और विसर्ग के पहले इकारांत या उकारांत वर्ण हो, इतना तो हम हर बार पढ़ते चले आ रहे हैं, लगभग अधिकतर नियमों में यही था, इकारांत या उकारांत वर्ण होना चाहिए विसर्ग के पहले। और जो धन होता है, धन के बाद क्या होना चाहिए, धन के बाद होना चाहिए सा सा सा, यानी कि जो ऊष्म व्यंजन होता है, यहाँ पर इसमें हा लगा है, यहाँ इन तीनों में सा लगेगा जो धन के बाद होगा। और क्या होना चाहिए, जब ये रहे तीनों वर्ण तो संधि करते समय क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर क्रमशः सा 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 का रूप होगा। जब हम संधि करेंगे तो विसर्ग के स्थान पर जब विसर्ग हटेगा तो वो उसी सा में फिर से परिवर्तित हो जाएगा। और क्या है, या फिर यानी कि अथवा विसर्ग यथावत रहेगा, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, चाहे इस सा को सा में परिवर्तित कर दीजिए संधि करते समय, या फिर विसर्ग को विसर्ग ही रहने दीजिए, कोई परिवर्तन मत कीजिए। तो इतना बहुत ही आसान है, थोड़ा टफ लग रहा है भले ही। अब देखो हम संधि को करते हैं और फिर से नियम को पढ़ेंगे। यहाँ पर होगा निहि धन संक, ये है
इसकी संधि विच्छेद, ये इसका संधि विच्छेद है। निह धन संक, तो जो धन है, धन के पहले क्या होना चाहिए? विसर्ग। धन के पहले विसर्ग है और विसर्ग के पहले इकारांत या उकारांत वर्ण होना चाहिए, जो कि है इकारांत वर्ण है। और धन के बाद क्या होना चाहिए? ऊष्म व्यंजन, जो कि सा है ना, सा सा यानी कि तीनों सा है, तीनों सा में से एक सा यहाँ पर लगा है। और क्या है, जब संधि करेंगे तो इस तीनों सा का सा ही रहेगा या फिर विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। ठीक है, जब विसर्ग रहेगा तो इसमें ये सा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर विसर्ग हटा रहे हैं तो इस सा को आधे सा में फिर से परिवर्तित कर देंगे। देखो यहाँ पर होगा इसका संधि नी, और जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या होना चाहिए? यही सा होना चाहिए, जो सा इसमें लगा है। तो ये सा को हम लगा देंगे आधा और इस पूरे संक को वैसे ही लिख लेंगे। ये हो गई संधि निसंक। ये आखिरी नियम का उदाहरण चल रहा है। तो क्या है निशंक? अब इसको समझाए, इसको समझे, हम फिर से इसको दूसरे उदाहरण को करते हैं। वही चीज ये भी लिखा है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। यहाँ पर सा लगा था, यहाँ पर कुछ नहीं लगा है। तो जब ये तो शुद्ध है ही, इसमें कोई संधि करने की जरूरत नहीं है, ना संधि विच्छेद करने की जरूरत है, ये स्वयं संधि बनी है। ठीक है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पर बताया गया है ना, जब संधि करेंगे, संधि करते समय क्या होना चाहिए? विसर्ग के स्थान पर क्रमशः सा का रूप होगा, यानी कि वही रहेगा, या फिर यानी कि अथवा का या भी हो सकता है। तो विसर्ग या यथावत रहेगा। चाहे इस विसर्ग को सा में परिवर्तित कर दीजिए, और या अगर परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं तो विसर्ग को विसर्ग ही बनाए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस को हटा देंगे, बस इतना ही करना है आपको। तो यहाँ पर इस निशंक को, जैसे यहाँ पर होगा इसका संधि विच्छेद निह धन संक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम संधि करेंगे तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो यहाँ पर दूसरी लाइन है अथवा करके, तो यहाँ पर होगा, इस धन को सिर्फ हटाना है, यहाँ पर होगा निह संक, ये भी है संधि। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि प्लस लगा हो, या ये भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पर फिर से वही सा हो। यहाँ पर एक सा है, यहाँ पर विसर्ग है, दोनों नियम यही है। अथवा करके विसर्ग वाला है, और यहाँ पर शुरू में क्या है, इसके स्थान पर संधि करते समय इसी में फिर से परिवर्तित हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया ना? तो आज हमने आप लोगों को जो पढ़ाया है, ये विसर्ग संधि का अंतिम नियम था। आज से विसर्ग संधि समाप्त होती है। जो संधि के हमने तीनों भेद पढ़े, तीनों भेद को हमने समाप्त कर दिया। अब हम इसके बाद दूसरा नया वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।